From the crucible of war emerged the Delhi Sultanate, 1206 to 1526. भारत के इतिहास में एक ऐसा भी दौर था जब सत्ता की बाजी पूरी तरह पलट गई थी, जब ताकत राजपूतों के हाथों से निकलकर तुर्क और अफगान शासकों के पास चली गई। अगले 320 सालों तक दिल्ली की गद्दी से 5 अलग अलग राजवंशों ने राज किया और इसी दौर को हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो हाँ, ये कोई बोरिंग हिस्ट्री चैप्टर नहीं होने वाला है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जबरदस्त ड्रामा है, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब दिक्कत ये आती है कि 300 साल 5-5 राजवंश, इन्हें लाइन से याद कैसे रखें? वेल, इसके लिए एक बड़ी मजेदार और आसान सी ट्रिक है। गुल खिले तो सांस लो। गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सांस से सैयद और लो से लोदी। देखा, बस ये एक लाइन और पूरा क्रम याद। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है तराइन के मैदान से। पृथ्वीराज चौहान की हार और मोहम्मद गोरी की जीत ने भारत में इस्लामी शासन के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन देखिए, गोरी यहाँ खुद राज करने के लिए नहीं रुका। उसने अपने जीते हुए इलाके अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप दिए और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत के दौर का आगाज हुआ। और यहीं से शुरू होती है सल्तनत की सबसे हैरान करने वाली बात। यहाँ कोई राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा था। सोचिए, एक गुलाम भी अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान की गद्दी तक पहुँच सकता था। इसी वजह से इस पहले वंश को गुलाम वंश या मामलुक वंश कहा गया। इस वंश की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो इतना दानी था कि लोग उसे लाख बख्श कहते थे। दिल्ली की शान कुतुब मीनार को बनवाना उसी ने शुरू किया, पर इसे पूरा करने का क्रेडिट जाता है उसके दामाद इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश बहुत होशियार था। उसने अपनी पावर को मजबूत करने के लिए 40 सबसे वफादार तुर्की सरदारों का एक ग्रुप बनाया, जिसे चालीसा कहा जाता था। और फिर इल्तुतमिश ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने बेटों को छोड़कर अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बना दिया। जरा सोचिए, 13वीं सदी, एक औरत दिल्ली की गद्दी पर बैठी है, मर्दों वाले कपड़े पहनकर हाथी पर बैठकर जनता के बीच जा रही है। ये तो एक क्रांति थी। लेकिन यही हिम्मत, यही दिलेरी तुर्की अमीरों और चालीसा को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने साजिश की और रजिया को रास्ते से हटा दिया। रजिया के बाद दिल्ली में जो अफरा तफरी मची, उसे संभालने के लिए एक बहुत ही सख्त सुल्तान आया, बलबन। मजे की बात यह है कि वो खुद कभी चालीसा का मेंबर था। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। मतलब एकदम सिंपल था, विद्रोह करोगे तो माफी नहीं मिलेगी, सिर्फ तलवार से जवाब मिलेगा। बलबन का फंडा एकदम क्लियर था, सुल्तान कोई आम आदमी नहीं है। उसने खुद को जिल्ले इलाही कहना शुरू कर दिया, यानी धरती पर खुदा की परछाई। और दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की। मतलब झुककर सलाम करो और सुल्तान के पैर चूमो, ताकि किसी की हिम्मत ही ना हो सिर उठाने की। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी और तुगलकों का दौर। ये वो वक्त था जब सल्तनत अपनी पावर के पीक पर थी, लेकिन साथ ही ये कुछ सबसे बड़े और कभी-कभी सबसे विनाशकारी एक्सपेरिमेंट्स का भी दौर था। अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को समझना है तो ये एक लाइन ही काफी है। उस वक्त मंगोलों के हमले का खतरा था, जिसके लिए चाहिए थी एक बड़ी सेना, और कम पैसे में सेना रखने के लिए उसने हर चीज का दाम फिक्स कर दिया। और सजा इतनी भयानक थी कि कोई बेईमानी करने की सोचता भी नहीं था। पर खिलजी की भूख सिर्फ बाजार तक ही सीमित नहीं थी। वो पहला सुल्तान था जिसने विंध्य पहाड़ों को पार करके दक्षिण भारत को जीता। उसका सेनापति मलिक काफूर वहां से कोहिनूर हीरे के साथ इतना खजाना लाया कि दिल्ली की आंखें चौंधिया गई। और हाँ, मंगोलों से निपटने के लिए उसने कैश सैलरी पर एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी भी तैयार की। चलिए अब मिलते हैं सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे, सबसे जीनियस और शायद सबसे पागल सुल्तान से, मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार आज तक इस बहस में उलझे हुए हैं कि वो अपने वक्त से बहुत आगे का विजनरी था या बस एक पढ़ा लिखा मूर्ख। उसके 2 सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट्स को देखिए। पहला, पूरे भारत पर कंट्रोल रखने के लिए उसने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी। आइडिया तो अच्छा था, पर उसने पूरी दिल्ली की जनता को पैदल चलने का ऑर्डर दे दिया।
हजारों लोग रास्ते में ही मारे गए। दूसरा, चांदी की कमी हुई तो उसने तांबे के सिक्के चला दिए। नतीजा, लोगों ने घर के बर्तनों से ही नकली सिक्के ढाल लिए और पूरी इकोनॉमी बैठ गई। तुगलकों की गलतियों और उसके बाप तैमूर के भयानक हमले ने दिल्ली को जैसे खोखला कर दिया था। इस कमजोर सल्तनत की बागडोर फिर आई सैयद वंश के हाथों में, लेकिन ये शासक कुछ खास नहीं कर पाए और बस किसी तरह सल्तनत को जिंदा रखे रहे। सल्तनत को थोड़ा संभालने की कोशिश की लोधी वंश ने, जो पहले अफगान शासक थे। इस वंश के सबसे काबिल सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर बसाया। लेकिन जो आखिरी सुल्तान था, इब्राहिम लोधी, वो बहुत घमंडी था और अपने ही सरदारों पर शक करता था। इसी वजह से उसने अपनों को ही दुश्मन बना लिया और इसी अंदरूनी नाराजगी ने सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया और ये लंबा दौर अपने पीछे भारत के लिए क्या विरासत छोड़ गया। साल था 1526, जगह पानीपत का मैदान। एक तरफ खड़ा था इब्राहिम लोधी अपनी 1,00,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज के साथ, और उसके सामने काबुल से आया हुआ बाबर, जिसके पास थे सिर्फ 12,000 सैनिक। 1,00,000 के सामने सिर्फ 12,000, ये तो एक नामुमकिन सी लड़ाई लगती है ना? तो फिर ये हुआ कैसे? बाबर जीता कैसे? जवाब था एक नई टेक्नोलॉजी, तोपखाना। बाबर अपने साथ तोपें लाया था और भारत की जमीन पर पहली बार तोपों की गगनभेदी आवाज गूंजी। इस भयानक शोर और बारूद ने लोधी की हाथियों वाली सेना में भगदड़ मचा दी। इब्राहिम लोधी मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन सल्तनत की विरासत सिर्फ लड़ाइयों और बादशाहों की कहानी नहीं है, इसकी छाप आज भी हमारी जिंदगी में हर तरफ है। आज हम जो ऊंचे गुंबद और सुंदर मेहराब देखते हैं, जो सितार और तबले की धुनें सुनते हैं, जिस उर्दू जबान का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो समोसे और कबाब खाते हैं, ये सब उसी दौर की देन है जिसने एक नई मिली जुली संस्कृति को जन्म दिया। तो दिल्ली सल्तनत का ये 320 साल का लंबा इतिहास हमें एक बहुत सीधी सी बात सिखाता है। ताकत के बल पर सत्ता जीती तो जा सकती है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, अक्ल भी चाहिए। और अब आखिर में एक सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे भारत पर कंट्रोल रखने के लिए राजधानी बदलने का सोचा था। आइडिया अच्छा था, तरीका नहीं। अगर आज सामरिक या किसी और वजह से भारत की राजधानी दिल्ली से हटानी पड़े, तो कौन सा शहर सबसे सही रहेगा और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर।